आदाब, नमस्कार, अदा सत श्री अकाल नमस्कार। व्यूअर्स, आप सबों का स्वागत करता हूं आपकी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। व्यूअर्स, सबों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करें। और ये जो आज का प्रोग्राम है बहुत ही मजेदार होने वाला है, और आज हमारे साथ कश्मीर से एक सोशल एक्टिविस्ट एज और एक सीनियर लीडर पॉलिटिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फयाज अहमद भट्ट साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी ये चैनल कश्मीर डायलॉग में सर। आदाब। न आदाब आदाब रैना साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का। सर, कश्मीर में बहुत ठंड है आज, कैसा लग रहा है? वहां का मौसम कैसा है आज? अल्लाह का फ़ज़ल है कि इंशाअल्लाह आपको पता है कि कश्मीर में हर मौसम जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो आज का मौसम जो है तो स्टार्ट में थोड़ा बहुत जो ये मतलब स्नोफॉल ना होने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से लोग परेशान थे। लेकिन कई दिनों से अल्लाह ताला ने रहमत बरसी और बर्फबारी हुई है, तो बहुत शानदार और खुशगवार मौसम है आज कश्मीर का। तो हमें खुशी होती है कि मतलब मैं कल ही शुपियान था, तो वहाँ एक प्रोग्राम में गया था तो बहुत अच्छा लगा। हर सू बर्फ दिख रही थी, तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने रहमत बरकरम आए अल्लाह ताला हुए और बर्फबारी हुई, तो आज खुशगवार मौसम है कश्मीर में। बहुत अच्छी बात है सर। हम लोग जो है बहुत मिस करते हैं बीच बीच में इस चीज को। तो सर, अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि जो फयाज साहब हैं ये साउथ कश्मीर को बिलोंग करते हैं, तो इनसे अब आज हम ये बात शुरू करेंगे। सबसे पहले सर चाहेंगे आपसे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं सर। बेसिकली हम जो है साउथ कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है कुलगाम। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक खूबसूरत इलाका है। टनल क्रॉस करने के बाद जो जब कश्मीर दाखिल होते हैं, तो काज़ीगुंड पहुँचते हैं तो लेफ्ट साइड में एक गाँव इलाका है, जहाँ जो 15-16 गाँवों पर मुश्तमिल इलाका है, जहाँ एक खूबसूरत चश्मा भी है वासक नाग। तो जी। चारों तरफ पहाड़ है और बीच में 14-15 गाँव है इलाके कोंड। तो इलाके कोंड से हम वाबस्ता है। कोंड क्रालू एक गाँव है जहाँ हम असली रहते हैं। तो वहाँ जी। से वही वही पढ़ाई शुरू की। वहाँ हम्म। पहले मिडल स्कूल था, फिर हाई स्कूल कोंड में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद हम्म। जो है वहाँ चूँकि शुरुआत से सोशल एक्टिविटीज़ में भी जुड़े थे, तो जी। एक बड़ा माहौल देखा है। 88 से पहले की बात है कि जब हम्म। हमारे उस टीचर्स जो थे वो कश्मीरी पंडित थे, तो उन्होंने उनकी छाया छाया में, उनकी रहनुमाई में, उनकी परवरिश में हम आगे बढ़े। और जो एक खुशनसीब है कि उसके बाद 89 के बाद 80 के बाद जो हालात रुनुमा हुए, उससे पहले हम जी। अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमने उस माहौल में परवरिश पाई, जो माहौल हम्म। यहाँ था, जो हम्म। भाईचारे का माहौल था। जी। जो जी। जी। मैं बंसी लाल जी थे एक टीचर हमारे हम्म। अनंतनाग से, वो हम्म। पढ़ाते थे। उसके बाद जब अनंतनाग मैं एजुकेशन के लिए आया तो वहाँ भी उनकी उनसे ट्यूशन लेते थे, तो वो हम्म। माहौल हमने देखा। तो बेसिकली जो आपने बताया तो अनंतनाग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के इलाके कोंड के क्रालू से हम क्रालू में हम रहते हैं। ये बेसिकली तो सर, मुझे बताइए कि जो ये हालात फिर बिगड़े 90 के बाद, क्या आपने भी लोग वो जैसे कश्मीरी पंडितों को जम्मू की तरफ पलायन करना पड़ा, तो क्या आपने भी अपने गांव से शहर की तरफ पलायन किया? क्या ऐसे हालात बने थे क्या वहाँ? बेसिकली सर कि हमारा जो वालिद साहब जो थे वो हमारे उन्होंने ऑलरेडी जो है वो 82-88 में अनंतनाग में बिज़नेस शुरू किया था। तो जी। उस टाइम हमारी फ़र्म का नाम फैयाज़ स्टील इंडस्ट्रीज़। तो आपके नाम है? वालिद साहब ने अनंतनाग में बिज़नेस शुरू किया। यूँ ही मैंने मैट्रिक पास किया तो उसके बाद वालिद साहब ने भी मुझे अनंतनाग लाया। तो फिर हम्म। एमएल हायर सेकेंडरी में पढ़ाई की, फिर उसके बाद 12वीं के बाद पढ़ाई भी करते थे और हम्म। साथ-साथ में हम वालिद साहब के बिज़नेस का भी हाथ बटाते थे। जी। तो जी। फिर जी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैं भी बिज़नेस में आया। तो अल्लाह का हम्म। फ़ज़ल था कि हमारा एक बड़ा अच्छा बिज़नेस चल रहा था, जो आज हम्म। भी चल रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो एक हम्म। फिर वालिद साहब फिर जनरल बस स्टैंड में भी हमारा एक बिज़नेस ब्रांच खुला। तो फिर हम्म। बड़े शानदार तरीके से हम बिज़नेस में आए, तो वालिद साहब की रहनुमाई में। तो चूँकि आनंद कुंड तो स्टैंड ही था,
तो फिर अनंतनाग में भी चूंकि बिजनेस की वजह से हमारा अनंतनाग में भी हम रहा करते थे और कोंड भी जाते थे शाम को। तो जी, कोंड जी। वाला जमीन जो हमारे ग्रैंडफादर साहब की है वो आज भी मौजूद है, मकान आज भी मौजूद है। तो फिर अनंतनाग में भी हम पूरी तरह से जो है बिजनेस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड हम थे और शाम को कोंड आते थे। और बीच में वाईकेपोरा जो गाँव है मिलता ये मतलब दिखने को मिलता था। चौगाम में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो वहाँ रहते थे, क्लास फेलोज हमारे थे, जो एक साथ चलते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे, एक प्यार भरे माहौल में जो हम उठना बैठना होता था। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो सर मुझे बताइए कि ये जो आपका पॉलिटिक्स में आना, बीजेपी के साथ जुड़ना, मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में मुझे लग रहा है कि कश्मीर में आप बीजेपी से रहे होंगे और सोशल एक्टिविज्म में कैसे आए और ये फाउंडेशन जो आपने बनाई जिसका बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हो, खास तौर पर जो हमारा आपस में जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का जो भाईचारा है, जो उस पे आप काम कर रहे हैं, तो कैसे इधर की तरफ आपका बिजनेस से लेके उधर की तरफ कैसे आ पाए? रेडर साहब, चूंकि मेरा जो सोच स्टार्ट से मेरा सोच था कि मैं बिजनेस में बहुत आगे बढ़ूं और बिजनेस में अपना सिस्टम चलाऊं। लेकिन शुरुआत से मेरे, क्योंकि खुदाई ताला को इस धरती पर जिस बंदे से जो काम लेना होता है उससे वो लेता है, लेकिन उस जी। बंदे ने भी ये नहीं सोचा होता है कि मुझसे कौन सा काम लिया जा रहा है। तो सच में इस धरती पे जो भी होता है उसके मंशा के बगैर नहीं होता है। नहीं होता तो है, शुरुआत शुरुआत में मेरे दिल में, मेरे सोच में ये था कि अल्लाह की धरती पे किसी मासूम इंसान का खून ना बहे। तो उस सिलसिले में हमने स्टार्ट में एक, आपने आप भी चूंकि उस इलाके के थे, एक समाज सुधार कमेटी बनी थी जी। उसमें पूरी तरह से। तो शुरुआत में एजुकेशन के दौरान ही, बिजनेस के दौरान ही हमने समाज सुधार कमेटी बनाई। तो उसमें समाज में जितने बिदात थे, बाकी चीज थे, उनके खिलाफ हमने लड़ना शुरू किया। एक अब्दुल हमीद शाम थे हमारे कोंड के, वो साथ थे, और भी बड़े जो जी। पढ़े लिखे लोग थे, हम यूनाइट हुए थे। तो योरखश्मीपुरम में हमारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के दोस्त थे, तो हमने मिलके समाज सुधार कमेटी बनाई। तो हम कहते थे कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, बाकी चीज है, ड्रग एडिक्शन है, कहीं है, तो उस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। तो लेकिन उसके बाद तो जब हालात ये रोनमा हुए कि 89 शुरू हुआ, टर्माइल शुरू हुआ, तो उस टर्माइल में जो दिलदोज वाक़ा देखने को मिले, ये जो जो शाम समाज सुधार इस टर्मोइल से पहले ही बनाई थी आपने? ये टर्माइल से पहले थी, 85 86 की बात है सर। तो उसमें हमने बड़ा काम किया। इलाके कोण में वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं, गाड़ियां नहीं आती थी, उसके लिए हमने लड़ा। फिर गवर्नमेंट बसें हमने वहां मतलब चालू करवाई। उसके अलावा इलाके के लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था, उनके लिए उनकी खदमात में अपना रोल अदा किया। ये हमने टर्माइल से पहले बनाया। उसके बाद जब टर्माइल शुरू हुआ तो अचानक जब हालात रोनमा हुए, तो हम, चूंकि हम शुरुआत से मैं पीस लविंग था, मैं पूरी तरह से भाईचारे में एक ही रखता था। तो अचानक ऐसे हालात हुए कि जब जो हमारा क्लास फेलो था, जो हमारे साथ खेलता था, जो मेरे साथ बाइक पे कोंड से अनंतनाग आता था, फिर वापस जाते थे, एक काका जी था काजीगुंड का, मेरा दोस्त, बड़ा जिगरी दोस्त, तो एक साथ हम चलते थे, उठते थे। फिर जब ये टर्माइल हुआ, तो उस टर्माइल के बाद अचानक जो हमारे एक साथ बिस्तर में सोते थे, एक साथ पढ़ते थे, तो अचानक वो इस कश्मीर को छोड़ने पे मजबूर हो गए। मैं कहता हूं कि वो एक दिल खराश मंजर था कि जब हालात की वजह से हमारे भाई हमसे बिछड़ गए। तो उस टाइम, उसके बाद एकदम यहाँ सारा सिस्टम, सारा माहौल बदल गया। जब सारा माहौल बदल गया तो चूंकि हालात ही ऐसे हो गए, बहुत कई बार हम भी किडनैप हो गए, कई बार हमें भी दुकान से उठाया गया डोनेशन के सिलसिले से, कहीं पर बड़ा परेशान। भैया बिजनेसमैन या तो खुद चलो हमारे साथ जहाद करने के लिए या पैसे दे दो। तो बड़ा बड़ा जबरदस्त हमने मंजर देखा। तो उसके बाद हम बिजनेस भी चलाते थे, उसके बाद दिक्कतें भी देखते थे, परेशानियों का सामना भी करते थे, मुसीबतों का सामने के बाद आपको याद होगा उसके बाद ये बीजेपी और पॉलिटिक्स में आने का की वजह क्या बनी। आपको याद होगा एक अनंतनाग कश्मीर में एक बड़ा सैलाब आया था 14 एक मेरे ख्याल 92 90 मुझे 92 में से शायद है, नहीं 92 की मैं बात कर रहा हूँ। 92 की बात है। उसके 1992 में सैलाब आया था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा इंतजाम किया था, लेकिन जब फ्लड जबरदस्त आ गया तो ये सारा बिखर गया, सारा सिस्टम।
सिक्योरिटी फोर्सेस क्या क्या अरेंजमेंट सारे, बहुत सारे टूरिस्ट बाहर के थे, आए थे, बहुत सारे यहाँ लोग थे, तो वो आए थे। तो जब बिखर गया सारा, तो आपको याद होगा कि उस टाइम टर्माइल भी शुरू हुआ था, हालात भी बहुत खराब थे, लेकिन उस टाइम फिर अनंतनाग में जितने भी टूरिस्ट बाहर से आए थे, तो एक एक घर में 10-10 लोग, एक एक घर में 15-15 लोग, एक एक घर में 20-20 लोग। तो हम, मैं चूंकि मैं बिजनेस में था, तो दुकान, तो जब सैलाब था तो मैंने देखा ये 7-8 फैमिलीज जो दिल्ली से आए थे, जो बाहर से आई थी, तो वो बड़े परेशान थे। तो अनंतनाग में पानी ही पानी था। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनके साथ गाड़ियां थी, तो हमने कोई एक बड़ा रास्ता निकाल दिया, तो मैंने उनको 8-9 फैमिलीज को कोंड पहुंचा दिया। जी जी। वो 8-10, उसमें एक था अनिल अग्रवाल था, एसएस बेंसल था, एक था। तो वो बड़े डरे हुए थे, बड़े सहमे हुए थे, बड़े परेशान थे। एक तो मिलिटेंसी कश्मीर में थी, दूसरा मैंने उनको कोंड लिया, तो वो वहां 8-10 दिन हमारे साथ रहे। तो जब गहराई से उनके साथ, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स में आने, जब उनके साथ पूरी तरह से डिस्कशंस हुए, जब उन्होंने हमारा उठना बैठना देखा, जब हमारे एक इनर रिलेशंस देखे, तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाला एक एसएस बेंसल भी था, जब उसने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी। और उसमें बीजेपी के बड़े टॉप एक मुखलिस, जिन्होंने अपनी जिंदगी को देश के लिए, लोगों की खिदमत के लिए कुर्बान की है, उसमें भी 2-4 लोग वो थे, जिनसे बैग में पता चला इंट्रोडक्शन देख। तो उनका बिहेव, उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोच, उनका विजन देखकर मैं सच में इंप्रेस हो गया। तो वही 92 में फिर वजह बनी कि बीजेपी का मुतासिर हुआ, उनके उसूलों का, उनके किरदार का, उनके जो मतलब ह्यूमन हार्ट जो उनके अंदर था, तो उनके साथ बैठने की वही वजह बनी शुरुआत में पॉलिटिक्स में आने की। तो उसके बाद 92 में वही एक ब्रिज बना मेरे लिए, एक रास्ता बना मेरे लिए, कि जब मैं फिर पार्टी लीडरशिप के नजदीक आ गया। तो पार्टी लीडरशिप के नजदीक आने के बाद जो है, पूरी तरह से फिर एक बाज़ाब्ता तौर एक इन्वॉल्वमेंट हुई पूरी तरह से। तो फिर हमने पॉलिटिकली, सोशली जो है कश्मीर में काम करना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम जो है, एक जो कुछ विजनरी लोग थे देश में, तो उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म की भी जरूरत है, जो कश्मीर में हमें, जो एंटी नेशनल थॉट के लोग थे, उनसे कोई थ्रेट नहीं था, लेकिन जो मेन स्ट्रीम में थे, तो मेन स्ट्रीम में होने के बाद भी जब वो लाइन वही पकड़ते थे, तो उससे नेशनल कॉज को नुकसान होता था। तो उस टाइम जो मुल्की सतह के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके साथ बैठकर उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, लेकिन एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है। तो वही बना फिर जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन, तो उसका यही मकसद था, हर किसी उसमें रहना, सब ये मकसद था कि हर किसी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह मुबारक है, लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी और पीस हमारा कॉमन एजेंडा है। तो एक साइड से जो पाक सुपरवार टेररिज्म लगा था, वो हम डिस्ट्रक्टिव तरीके से लगा, तो फिर एक सोच बना कि हमें नेशनल लेवल पर, रियासती लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर पाक सुपरवार टेररिज्म का काउंटर करना है। तो उसको सोशली एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो वो जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन लॉन्च हुआ, और उसमें उस टाइम से फिर कश्मीर के इंटेलेक्चुअल पीस लविंग लोगों को हमने ढूंढना शुरू किया और जोड़ना शुरू किया। तो उसमें हम कामयाब हो गए, जुड़ गए पूरी तरह से। जम्मू कश्मीर में एक सोच ये भी बना कि कश्मीरियों को पीस लविंग बनाना है और जम्मू वालों को सेकुलर बनाना है। तो उस सिलसिले में एक सोच बना। यही वजह है कि कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, जम्मू में भी सर हमने पूरी तरह से फिर काम किया। मैं कभी नहीं बोलूंगा, एक किशन कुमार खोसा जी कश्मीरी पंडित समाज के प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम वो हमारे साथ जुड़ गए और कश्मीरी पंडित समाज को रिप्रेजेंट किया इस ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह से सरदार कम्युनिटी के सुरद्वार सुरजीत सिंह जी, तो फिर ऑल फेथ प्रेयर्स का एहतमाम करना, बाकी चीज करना, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप हुई, तो उसमें हम लग गए पूरी तरह से। जी। तो ये सब शुरुआत हुई इसमें। सर मुझे अब ये बात बतानी है आपसे कि जो ही आप बीजेपी, क्योंकि उन दिनों जो वहां के हालात थे, जब आप बीजेपी के साथ कनेक्ट हुए, तो वहां तो समझ लीजिए कि सीधे एक किस्म से मैं क्या कहूं कि सुसाइडल वाली बात हुई। तो आपको डर नहीं लगा कि आपके ऊपर थ्रेटनिंग्स नहीं आई कि आप बीजेपी के साथ कैसे जुड़े? सर बेसिकली जो है कि उसके बाद जो है कि जो बीजेपी के साथ, मैंने आपको बताया कि मैं बड़ा सच में बाय कन्विक्शन मैं बीजेपी के उसूलों, पॉलिसी प्रोग्राम से बहुत इंप्रेस हुआ।
उस टाइम। हम्म, और मैंने समझा कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कश्मीर को तबाह करने में इन्वॉल्व है। यहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हैं, क्योंकि 87 का इलेक्शन भी हमारे सामने है। हाँ, जब रिगिंग। वो भी हम जवान थे उस टाइम, स्टूडेंट थे उस टाइम। तो 87 का इलेक्शन जो हुआ था उस टाइम, ठीक है, जो यहाँ के एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना था, तो उसमें लोग सारे शामिल हुए थे। तो एक खानदानी इजारादारी के खिलाफ लोग यूनाइट हुए थे, मुत्तहिद हुए थे। तो सबको पता है कि फ्रॉड इलेक्शन हो गया। जी। तो उस टाइम जितने भी लोग आज ये है, ये सारे इलेक्शन लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे, कोई एजेंट था, काउंटिंग एजेंट था, कोई पोलिंग एजेंट था, कोई चीज था। तो उस टाइम जो फ्रॉड इलेक्शन हुए, बेपनाह इस इंतखाबी धांधलियां हुई, तो उन धांधलियों की वजह के बाद जो हालात रुनमा हुए, वो भी हमारे नजरों में था, सामने था। डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। तो उसके बाद जब पूरी मुल्की सतह पर देखा गया, उस टाइम राजू फारूक का कार्ड हुआ, तो कांग्रेस था मुल्की सतह पर, तो यहाँ था नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में जो है पूरी तरह से जमहूरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मसक कर दिया, तबाह कर दिया। और ये कश्मीर जो अमन पसंद कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था, तो यहाँ ये तबाही का जो खून खराबे का जो खूनेन खेल फिर शुरू हुआ। तो मुझे लगता है ये 87 के बाद ही जो हवा का मतलब उस टाइम जो धांधली हुई है, इंतखाबी बेपनाह इंतखाबी धांधलियां हुई है। तो ये सारे मंजर हमारे नजरों में थे, सारी चीजें हमारे सोच में थे, हमारे जहन में थे। तो लेकिन उसके बाद जब डायरेक्टली बीजेपी के नजदीक आ गए, तो अटल जी की लीडरशिप से मुतासिर हुए। उसके अलावा जो लीडर्स थे यहाँ, ताकि मैं इंद्रेश कुमार जी की बात करूंगा, मैं अरुण कुमार जी की बात करूंगा, तो उनके साथ जब हमारा रिश्ता बना, रूहानी रिश्ता बना, तो वो कश्मीर आते थे, तो वो हमारे घर में ही रुकते थे, अनंतनाग में ही। तो कश्मीर में इनके पास कोई ऑफिस वाफिस कहीं नहीं था। तो ये अनंतनाग में अगर बारामूला जाना होता था रैना साहब, तो शाम को वो सिक्योर महसूस करते थे अनंतनाग में ही, हमारे घर पे बस स्टैंड में। साहब के पास आना। हाँ बिल्कुल, चाहे अरुण जी थे, इंद्रेश जी थे, चाहे राकेश जी थे, चाहे भगवत स्वरूप जी थे, चाहे जो भी था, तो वो पसंद करता था। हमारे मुनव्वर लाल खट्टर जी जब इंचार्ज जम्मू कश्मीर थे ना, यहाँ नेशनल वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, तो वो अनंतनाग में मेरे पास ही रुकते थे। उसके बाद हम सारी पॉलिसीज वहां बनाते थे। तो कश्मीर में पहली बार अगर किसी जगह बीजेपी के नाम पे सिक्योरिटी लगी, रेजिडेंशियल गार्ड लगी, वो अनंतनाग में बस स्टैंड में मेरे घर पे लगी। तो वो ऑफिस कम रेजिडेंस यूटिलाइज हो रहा था पूरी तरह से। तो उस दौरान फिर हमने 96 आया, तो 96 में हमने शौकत हुसैन वानी को चुनाव के लिए खड़ा कर दिया अनंतनाग में, उसने चुनाव लड़ा। तो फिर मैं उस टाइम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग बना। उसके बाद 98 के बाद जो है फिर सोफी यूसुफ पुलिस जो पुलिस में काम कर रहे थे, उसके बाद उसने नौकरी छाड़ी, उस पर अटैक हो गया। तो उसके बाद सोफी यूसुफ को ज्वाइन करा के 99 में बिजबेहरा से 98 में चुनाव लड़ाया। तो उसके बाद पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया, मैं कभी ये फरामोश नहीं करूंगा, हर तरह का भरोसा किया लीडरशिप ने, नेशनल लीडरशिप ने। तो मुझे यूथ का, युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बना दिया कश्मीर का। तो उसके बाद दिल्ली से डायरेक्शन आ गई कि प्रेजेंटेबल फेसेस को पार्टी में लाओ। तो हमने कोशिश की थी फिर प्रेजेंटेबल फेसेस को जोड़ने की। तो जब श्रीनगर पहुंचा, तो जब मैं प्रेसिडेंट युवा मोर्चा बना, तो फिर श्रीनगर में अब्दुल काबली साहब से मुलाकात हुई। तो अब्दुल काबली साहब उस टाइम जम्मू स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज कश्मीर थे। तो अब्दुल काबली साहब के साथ मिलकर बड़ा रूहानी सुकून हुआ। बहुत इंटेलिजेंट, काबिल, ज़हीन लीडर, जिन्होंने एज ए टीचर, एज ए उस्ताद के तौर पर मेरे साथ काम, मुझे रहनुमाई की। तो उसके बाद ही 13 महीने की सरकार थी जो दिल्ली में थी, वो गिर गई। वो गिर गई थी। तो गिर गई थी। तो फिर मिल्टन ने कहा था कि हम कश्मीर में चुनाव नहीं होने देंगे, होने देंगे। तो अटल जी ने कहा था हम श्रीनगर से ही शुरू करेंगे। तो फिर श्रीनगर से ही शुरू हुए। तो फिर उससे पूछा गया, प्रमोद महाजन साथ में थे, बोला कि आप श्रीनगर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा? तो फिर राय बात करके उधर ही बता दिया, फयाज अहमद भाटी। तो फिर मुझे अनंतनाग से लिया। अपोनेंट शायद फारूक अब्दुल्ला साहब थे क्या? नहीं सर, उसमें फिर अनंतनाग से लिया और श्रीनगर में हमने पड़ेपोरा में एक बिल्डिंग ले ली किराए पे। तो पहले ही दिन मिलिटेंटों ने अटैक किया रात को और बाल बच गए पहले ही दिन। तो इसरार खान थे उस टाइम एसएसपी सिक्योरिटी कश्मीर, तो वो रातों रात पहुंचे। तो उस टाइम अटैक हुआ, लेकिन अल्लाह का फजल था कि उस टाइम जो चुनाव लड़ा, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का भी पहला चुनाव था,
महबूबा मुफ्ती जी का भी पहला चुनाव था लोकसभा का और मेरा भी था। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो था वो महबूबा मुफ्ती के पीछे खड़ा था बाप के मानक। तो जी फारूक अब्दुल्ला साहब उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़ा था, लेकिन मेरे जी पीछे अब्दुल रशीद काबली थे, जी जिसने जी बाप की तरह बराबर मुझे कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उस टाइम चूंकि वसाइल की कमी थी पार्टी के, मैं दिन की सेल जो होती थी मुझे अनंतनाग में, वो शाम को एक मोहम्मद असलम शेख श्रीनगर लाता था और दूसरे दिन में खारिज करता था। डेली जो सेल अनंतनाग में होती थी वो श्रीनगर में खारिज करता। एक जुनून था नेशनलिज्म को, नेशनलिज्म के लिए कुर्बानियां देने का, नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करने का एक जुनून था। तो मैं एज ए युवा मोर्चा प्रेसिडेंट कश्मीर चुनाव लड़ रहा था। तो दिन को सेल होती थी, शाम को उधर दूसरे दिन खारिज करते थे। तो पार्टी से उस टाइम कोई 10 रुपए की ऑब्लिगेशन नहीं लिया था कि कश्मीर में लोग बोलते थे ये जो बीजेपी के साथ लोग चलते हैं इनको बड़ा करोड़ रुपया मिलता होगा, लेकिन हमने कारोबार, अपना सारा कारोबार हमने पार्टी के लिए, नेशनलिज्म के लिए कुर्बान कर दिया। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस का कैंडिडेट था सर रैना साहब, वहां आगा मेहदी, जो आगा रूहुल्लाह के वालिद साहब थे। तो बडगाम में सोइबू के एरिया में मेरे लिए माइन रखी गई थी। तो ऊपर वाले का फजल है कि मैं एक पब्लिक मीटिंग में जा रहा था बडगाम साइड में। तो जब मैं बडगाम में पब्लिक मीटिंग में जा रहा था, क्योंकि हम तो शुरुआत से पीस लम क्योंकि हमने आज तक मुर्गा भी ज़बह नहीं किया। जब मैं गाड़ी चलाता था तो अगर मेंढक आते थे मैं गाड़ी रोकता था, क्योंकि मैं हरगिज नहीं चाहता था कि मैं हर तरह के खून खराबे के खराब, शुरुआत से रहा। पीस फाउंडेशन बनाने का मकसद ही यही है कि खुदाई ताला की धरती पे किसी मासूम इंसान का खून ना बहे। यह शुरुआत से मेरा सोच था, मेरा विजन था, उस पे काम कर रहा था। तो जब मैं गया तो अल्लाह ताला को बचाना था। तो मेरा प्रोग्राम पब्लिक मीटिंग थी, तो मैं चल रहा था, तो उधर से कुछ 2-3 लोग आए, बोला पहले सर चाय पी लीजिए हमारे पास। एक गुलाम रसूल मलिक थे जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं, तो आज भी वो सोशली एक्टिव है, जबरदस्त। वो मेरा बड़ा क्लोज वर्कर था उस टाइम। एक गुलाम अहमद पंडित थे जो उस टाइम मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था बडगाम में बीजेपी का। तो ये दोनों आ गए, बोला सर पहले चाय पियेंगे एक घर में। लेकिन तो मिलिटेंटों ने माइन फिक्स करके रखी थी मेरे लिए। तो हम 5 मिनट का टाइम हुआ, तो उतने में अनशेड्यूल्ड, पता नहीं उसका उनका प्रोग्राम था आगा मेहदी साहब का, तो वो आ गए, तो वो उसमें माइल में आ गए। उनको लगा ये फयाज अहमद भट्ट है, तो उन्होंने वो जो बटन दबाया तो आगा मेहदी साहब का की शहादत हुई थी उस माइन ब्लास्ट में। तो ऊपर हुआ, फिर मैं आया तो उधर से आर्मी साहब लोग आए, तो वो देख रहे थे फयाज साहब आप ठीक है। तो एक बार वो उस टाइम बाला स्टार्ट में तो पहले दिन अटैक हुआ था जब उधर पड़ेपोरा में हमारे ऑफिस में था। उसके बाद वहां अल्लाह ताला ने बचाया। फिर श्रीनगर वाला चुनाव खत्म हो गया, तो अनंतनाग में उस टाइम हमारा कैंडिडेट था हैदर नूरानी। तो फिर हाँ, श्रीनगर का फेज खत्म होने के बाद अनंतनाग में शुरू हुआ। तो उसका प्रोग्राम था उधर सिरगोफारा एरिया में। तो वो फिर हैदर नूरानी माइन ब्लास्ट में आ गए, तो उनका इस हालात में मौत हुई कि उनके कपड़े थे फिर इधर पैरों के ऊपर। तो वो एक दिल खराश वाक़ा है, जिसमें उसमें 99 में एक कैंडिडेट हमारा फिर शहीद हुआ था। तो उसके बाद कंटिन्यूअसली सर चलता रहा, श्रीनगर में पार्टी को चलाया, बड़ी कुर्बानियां दी, अपने कारोबार को कुर्बान किया। मेन मकसद था कि कश्मीर में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत मजबूत हो, और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को मजबूत करने के लिए यहाँ की जो रीजनल पार्टीज है उन्होंने डामाडोल पॉलिसी अपनाई। उन्होंने यहाँ के लोगों का सोच जो है पूरी तरह से जो है गलत तरीके से किया। जो कश्मीरियत थी वो हमारी टूट चुकी थी। एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो हमारे समाज का हिस्सा थी, जिनके बगैर कश्मीरियत इनकम्प्लीट है। तो पॉलिटिकल सियासी लीडरों की गलतियों के कारण वो भाई हमसे बिछड़ चुके थे। तो मैंने समझा एक ही पार्टी है जिसकी रहनुमाई में हम इस गैप को, जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप है, उसको फिल अप कर सकते हैं। जो हम पिछड़ गए हैं हम आप मिला सकते हैं। तो उसके बाद पूरी तरह से पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया कश्मीर का। इस चुनाव के बाद फिर मैं कई पौधों पर काम किया। ये स्टेट सेक्रेटरी भी रहा, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा, वेद विष्णु दत्त जी की रहनुमाई में सर काम किया। चमनलाल गुप्ता जी की रहनुमाई में का, चमनलाल गुप्ता जी को कैंपेन नहीं करता था उधर पार्लियामेंट कॉलोनी जब तक मुझे नहीं बुलाता था। उसके बाद दिया कृष्ण कोतवाल जी के रहनुमाई में काम किया। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी की, जो बड़ा एक बेहतरीन टर्म, उसमें स्टेट सेक्रेटरी था मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी की टीम में, उसकी रहनुमाई में काम किया। तो फिर 2001 का चुनाव आया दिवसर का असेंबली चुनाव। तो इंचार्ज जम्मू कश्मीर थे उस टाइम मनोहर लाल खट्टर जी।
तो जी, मुझे जी। उस टाइम एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के हमारे मोहनलाल सोपुरी थे, हीरालाल हाँ, हाँ। चत्था थे, साहब हीरालाल थे, हाँ। चत्था थे। तो फिर उस टाइम एक कश्मीर यूनिट डिसॉल्व हुआ तो उन्होंने बोला यहाँ फयाज़ अहमद भट्ट को कन्वीनर बनाए। तो मुझे हुँ, कन्वीनर बनाया और 31 आज भी मेरे पास डाटा रिकॉर्ड है, वो हुँ। 31-32 लोगों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें मुझे कन्वीनर बनाया था, जिसमें हीरालाल जी, जी। चत्था भी थे, मोहनलाल हुँ, हुँ। सोपुरी भी थे, एक बाल जी थे जम्मू के बाल जी, जी। हुँ, बालकृष्ण हुँ। जी, तो वो थे। बालकृष्ण तो लंगू लंगू बाल जी बाल हाँ? हाँ? बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण लंगू। बालकृष्ण भट्ट भी थे, बालकृष्ण वो बालकृष्ण का बड़ा वो उस टाइम हमने मेंबरशिप की थी तो बाल श्री जी जो थी वो जो बाल जी जो जो थोड़ा छोटे कद के हैं मेरी तरह, जी, तो जी, बाल जी। जी जो थे, तो वो हुँ, इंचार्ज थे मेंबरशिप इंचार्ज जहाँ हुँ, जब उस टाइम हुँ। हमने मेंबरशिप की थी। हाँ, हाँ। तो जी, फिर जी, उस जी। टाइम असेंबली चुनाव आया तो बड़ा चैलेंज था कि कश्मीर में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। तो उस हुँ, टाइम हुँ। 32 सीटों पे चुनाव लड़ाए हमने एज़ ए हुँ, कन्वीनर हुँ। कश्मीर, तो मैंने खुद हुँ। दिवसर से चुनाव लड़ा था। जी, जी, उस टाइम जी। 2001 हुँ। की बात है सर। तो जी, फिर जी। जब 2001 का चुनाव हुआ तो फिर कुंड में हमारा मकान था तो हम अनंतनाग शिफ्ट हो गए थे। हुँ, तो हुँ। जो ही मेरी अनाउंसमेंट हो गई तो हुँ, फिर मिल्टन आ गए उधर करालू में, तो हुँ। वो पहुँचे तो उन्होंने पूरी तरह से देखा हम घर में नहीं थे। तो हुँ। फिर मतलब अल्लाह का फ़ज़ल था हम उससे पहले ही निकल चुके थे, पूरी निकल फैमिली चुके निकल थे। चुकी थी वहाँ से, हुँ, हुँ, निकल हुँ। चुकी थी। तो फिर उन्होंने अपने सामने मकान को जला दिया। वो जला दिया, एफआईआर घर को जला दिया। पुलिस स्टेशन काजीगुंड में भी है, सारा है। उन्होंने अपने सामने उसको हुँ, मकान को पूरा जो है, वो जला हुँ। दिया पूरी तरह से। जला दिया, जी। लेकिन मैं चुनाव लड़ शुक्र रहा है था तो बड़े ऊपर वाले के आप लोग घर पे नहीं थे, नहीं तो न जाने मैं क्या करते। घर में नहीं थे तो अल्लाह ताला का हुँ, फ़ज़ल है कि उस टाइम हुँ, फिर हुँ। चुनाव मतलब वो फिर जी, जी। हम ऑलरेडी हम शिफ्ट हो चुके माइग्रेंट हो चुके थे अनंतनाग पूरी हुँ, फैमिली लेकर। हुँ। तो जी, फिर जी। मैंने चुनाव लड़ा तो उस टाइम भी जब जंगलपोरा में मेरा जलसा हुआ, हुँ। पब्लिक मीटिंग थी मेरी जंगलपोरा में। जी। तो जंगलपोरा में मीटिंग थी तो कारवान था बड़ा, तो उससे पहले हुँ, मैं निकल गया था अकेले गाड़ी हुँ, में, बड़े टैक्टिकल हुँ, हिकमत से मैं चल रहा था। तो हुँ, जब निकल हुँ। गया था उस टाइम जंगलपोरा से जब निकलते दिवसर की तरफ वहाँ एक ब्रिज है, छोटा एक ब्रिज है, तो वहाँ जी, जी। माइन लगी थी। नहीं लगी तो थी। वहाँ माइन लगी थी तो उस टाइम भी ऊपर वाले के ने मौजूदगी तौर बचा दिया। तो हुँ, उनको लगा ये फयाज़ अहमद भट्ट है, उधर से एक कैंडिडेट आई थी उसकी ये जो है वो जो ऐनक है ना ये इसका जो शरद पवार की पार्टी की, उसमें भी कोंड हाँ, की एक हाँ। लेडी कैंडिडेट थी, तो वो उस हुँ, माइन में हुँ। आ गई थी। एनसीपी। तो उस टाइम भी अफ़वाह हुई थी फयाज़ अहमद भट्ट को माइन ये रखी गई है। तो उस टाइम भी क्योंकि बीजेपी का एक नोइंग फेस था कश्मीर में, तो सबको पता था कि इसने यहाँ बीजेपी को लॉन्च किया, फाउंडर मेंबर है, बीजेपी को स्टेज पे लाने वाला फयाज़ अहमद भट्ट है। बीजेपी के अपने घर को बीजेपी का हेडक्वार्टर बनाने वाला फयाज़ अहमद भट्ट है। तो उसके बाद सब जो है कि उस टाइम भी अल्लाह ताला ने बचाया। तो उस टाइम भी अच्छे जी। वोट लिए थे 2001 में। हुँ, 2001 में अच्छे वोट लिए थे, तो वो हुँ। चुनाव उस टाइम बड़ा शानदार रहा। खुद बाकी एक तो अपनी सीट पे कंटेस्ट कर रहा था, दूसरा बाकी सीटों पे भी कैंपेन कर रहा था पूरी तरह से। जी, जी। और जी। मैं कभी भी फरामोश नहीं करूँगा मनोहर लाल खट्टर जी की रहनुमाई को। विवेक जी, जी। दाड़ीकर जी उस टाइम संगठन मंत्री थे हमारे हुँ, जम्मू कश्मीर हुँ। के, तो वो कई प्रोग्रामों में उसने खुद शिरकत की, हमारे जी, जी। प्रोग्रामों में। हुँ, तो हुँ, उसके बाद हुँ। कंटिन्यूअसली पार्टी के लिए नेशनल सेक्रेटरी रहा मैं माइनॉरिटी मोर्चा का। तो हुँ, डिफरेंट हुँ। ओहदों पर काम किया पार्टी में, तो हुँ। कंटिन्यूअसली फिर जब चूँकि जब उसके बाद जब लोकसभा 99 के बाद जब चुनाव हुआ तो अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो अटल जी ने फिर आउट ऑफ वे मुझे रोल दिया। जो हुँ, पीस हुँ। प्रोसेस कश्मीर में चली, क्योंकि जी। अब ये जो पीस फाउंडेशन का फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी है। हाँ, अटल हाँ। जी जी, ने जी। अटल जी ने ही बोला था कि जम्मू कश्मीर में बड़े हुँ, जो है कई किस्मों के पॉलिटिशियन है, लेकिन हुँ। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है जो पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर हो, जिसका मकसद है सिर्फ कि एक तो नेशनल इंटीग्रिटी हमारी प्रायोरिटी है और हुँ। दूसरा जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप है, जो नफरतें हैं उनको मिटाने के लिए एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और जी, दूसरी जी। बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है उनको हुँ, बोलेंगे आप अपना अपना एजेंडा आपको मुबारक है, लेकिन हुँ। नेशनलिज्म के लिए इस प्लेटफॉर्म तो आ गए। उसमें अटल हाँ जी जी। की रहनुमाई में जो फिर पीस प्रोसेस चली, जो वो फ्रेंडशिप का दौर चला, जो वो जी, जी। एक एक नंबर था अटल जी का, राणा साहब हुँ, अब हैरान होंगे सुन के, एक नंबर था अटल जी ने मुझे दिया था और वो नंबर कोई नहीं उठाता था। हालाँकि ब्रजेश हुँ, मिश्रा थे उनके साथ। उस जैसे आज हुँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, हमारे जी, जी। यहाँ पीएमओ एमओएस हुँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उस टाइम थे विजय गोयल जी। हुँ, तो हुँ। विजय गोयल भी नहीं होते थे। अटल जब भी कोई ऐसा मामला आता था, तो अटल जी डायरेक्ट फ़ोन पे आते थे और हुँ, अटल जी हुँ। डायरेक्ट वो
का हाल सुनते थे और डायरेक्ट मेरा फोन अटेंड करते थे। तो फिर अटल जी, एक तो पार्टी पॉलिटिक्स थी, पार्टी का सिस्टम था, लेकिन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में, नेशनलिज्म के सिस्टम में पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा भी तो अटल जी ने बड़ा रोल दिया मुझे वो पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का, आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का। तो जिनकी रहनुमाई को मैं कभी फरामोश नहीं करता हूँ। तो उनकी बहुत डायरेक्टली एक रहनुमाई रही हमारे साथ पूरी तरह से। तो ये मैं पहुंचा था 2002 के चुनाव पे, उसके बाद पूरी तरह से फिर एक डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिस्टम जो है, उन्होंने पॉलिसी मेकिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली रोल दिया पीस फाउंडेशन को जोरदार तरीके से चलाने का, पूरी तरह से। एक तो पार्टी से के साथ, तो फिर पीस फाउंडेशन को जोरदार तरीके से चलाया। उसके बाद फिर जो यहाँ सरकार तो बनी थी इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हमारा रोल जो था पूरा एक्टिवेट था। तो उसके बाद जनरल एस.के. सिन्हा साहब गवर्नर आए जम्मू कश्मीर में। तो जनरल एस.के. सिन्हा साहब गवर्नर थे। तो उसके फिर बीजेपी 6 महीने साल गुजरने के बाद, 5 साल कुछ गुजरने के बाद फिर चुनाव आ गए। जब चुनाव आ गए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब चुनाव आ गए, चुनाव के बाद जो है नेशनल लेवल के जो चुनाव लोकसभा आ गए, तो उसमें कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर जब कांग्रेस की सरकार आ गई, तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो मैंने समझा, चूंकि मैं बीजेपी एफिलिएटेड आदमी हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैंने चुपचाप ये मन बनाया कि अब मैं थोड़ा बिजनेस की तरफ ध्यान दूंगा। तो अब मेरा रोल नहीं रहेगा, मेरा रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब कांग्रेस आ गई। तो इसलिए हमारे रोल को पूरी तरह से अब हमारा कोई रोल नहीं रह सकता है। मैं घर में बैठा था रैना साहब, तो एक दिन अचानक फोन आया पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया। तो मैंने फोन उठाया लैंडलाइन से। तो जब फोन उठाया, तो वहां उन्होंने कहा कि ये टीके नायर साहब, पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, बात करना चाहते हैं। तो टीके नायर साहब का फोन आया, मैंने उठाया। उन्होंने बोला कि आप भाई साहब क्या चल रहा है आजकल? मैंने कहा सर ठीक चल रहा है, हम तो जैसे चल रहे हैं, हमारा पीस लविंग है, नेशनलिज्म हमारा एजेंडा है, तो उस पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको दिल्ली बुलाए तो आप आ सकते हैं। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं। बोला कल के दिन तैयारी करो और परसों आप दिल्ली आ जाओ। तो 10-15 मिनट के बाद सर फोन आ गया मुझे, टिकट भी आ गई, सारा आ गया, अकोमोडेशन का भी आ गया। तो दूसरे दिन मैंने तैयारी की। तो उसके नेक्स्ट दिन मैं दिल्ली पहुंचा। रात को अकोमोडेशन में रुका, गाड़ी आई थी अकोमोडेशन। दूसरे दिन मुझे पीएम ऑफिस लिया। जब पीएम ऑफिस लिया, तो वहां जब अंदर गया, तो वहां बैठा तो वहां मैं जानता नहीं था। वहां इंट्रोडक्शन दी कि मैं टीके नायर हूँ, पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, आप बैठे। तो उसके बाद 1.5 घंटा उन्होंने मेरे साथ कश्मीर के हालात पे डिस्कस किया। जो आपने काम किया, जो आपने पीस प्रोसेस चलाई, जो आपका सिस्टम है, उस पर सारी डिटेल डिस्कशन हुई है पूरी तरह से। डिटेल डिस्कशन होने के बाद उन्होंने कहा आप जाइए, आप कोई बात नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम हम आपसे बात करेंगे। तो उन्होंने होटल छोड़ दिया। दूसरे दिन रैना साहब गाड़ी आ गई एयरपोर्ट से, मैं वापस आ गया। तो 8-10 दिन हो गए, तो कोई बात नहीं कुछ भी। ये मैं एक चीज बताऊंगा पॉलिसी मेकिंग सिस्टम में क्या रहा। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। तो उसके बाद 8-10 दिन हो गए, फिर फोन आया जी। जब फिर फोन आया, तो उसके बाद सेम पोजीशन पे यही शॉर्ट बता दूं कि आपने कल ये परसों तैयारी कीजिए। दिल्ली आए, मैं दिल्ली पहुंचा, अकोमोडेशन में गया। दूसरे दिन पीएम ऑफिस बुलाया। जब पीएम ऑफिस बुलाया, तो वहां नायर साहब थे। तो नायर साहब अंदर गए, 2 मिनट के बाद वापस आ गए। भट्ट साहब चले मेरे साथ। जब मैं चला गया, तो उन्होंने दरवाजा खोला, वहां चेयर पर बैठे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे थे, तो मैं अंदर गया, 2 मिनट सोफा पे बैठा। सोफा पे बैठने के बाद फिर वो बिजी थे, मनमोहन सिंह ने बुलाया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि फयाज, आपका सारा हमने सुना, हमें पता है कोई डिस्कशन नहीं करना है, जो मिशन आप चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपके साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ खड़ा है। तो मुझे बड़ी एनकरेजमेंट मिली है पूरी तरह से। बोला पार्टी पॉलिटिक्स एक साइड छोड़कर हम आपके मिशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप नेशनल इंटीग्रिटी और पीस के लिए अपना मिशन जारी रखिए। उसके बाद सर मैं निकल गया, कोई डिस्कशन नहीं। तो फिर वापस आ गया, कश्मीर आ गया। तो कश्मीर आने के बाद फिर वो लैंड रो एजुकेशन का टर्माइल हुआ। आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जनरल एस.के. सिन्हा। लेकिन एक चीज के वापस आते ही, एयरपोर्ट पहुंचते ही, तो राजभवन से फोन आया। तो जनरल एस.के. सिन्हा साहब ने मुझे उसी टाइम राजभवन बुलाया। तो राजभवन बुलाकर वहां डिस्कशन हुआ कश्मीर के हालात पे, क्योंकि हालात तो उसके बाद जो लैंड रो एजुकेशन शुरू हुई, तो लैंड रो एजुकेशन शुरू होने के बाद जो है
पूरी तरह से हालात 2008 खराब रहे, तो हम जुट गए हालात को नॉर्मलाइज करने में, यहाँ पूरी तरह से हर वायलेंस का काउंटर करने में। जम्मू में भी प्रॉब्लम थी, कश्मीर में भी प्रॉब्लम थी उसकी वजह जम्मू से। में भी प्रॉब्लम थी, कश्मीर में भी प्रॉब्लम थी। तो उसमें उतने में सर एक बार फिर फोन आया, दिल्ली बुलाया। जब दिल्ली बुलाया तो दिल्ली पहुंचा, तो दूसरे दिन गया इमरजेंसी में। तो पीएम ऑफिस गया, तो पीएम ऑफिस जब मैं ये पहुंचा, तो वहां जब नायर साहब के पास पहुंचा, तो वहां एक लंबा आदमी बैठा था कुर्सी पे। तो मैंने सलाम किया। तो जब मैंने टीके नायर साहब ने बोला, भट्ट साहब इनको जानते हैं? मैंने बोला नहीं सर, मैं नहीं जानता। बोला ये हमारे होम सेक्रेटरी रहे, ये हमारे डिफेंस सेक्रेटरी रहे, ये प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन रहे, इनका नाम एनएल वोहरा है। जी। तो बोला ये बड़ी अच्छी बात। बोला एनएल वोहरा है, आपको इसलिए यहाँ बुलाया है कि 2-3 दिन में इनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर भेज रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट हो रही है कि ये जम्मू कश्मीर में एज ए गवर्नर टेक ओवर कर रहे हैं। तो हमने ये समझा कि इनके पहले ही आपको यहाँ दिल्ली में मिला है। मैं आज बहुत अच्छी, मतलब ऐसी बातें बता रहा हूँ आपको कि जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट 35 साल होते हैं ना जिंदगी के, ये 35 साल मैंने देश के लिए, अमन के लिए कुर्बान कर दिए। कोई लालच नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। कोई साबित नहीं करेगा कि फयाज अहमद भट्ट को हमने कहीं पर भी किसी तरह का कोई लालच या कोई मुआवजा है। उसके बाद सर क्या हुआ कि मैं वोहरा साहब से मुलाकात के बाद मैं वापस आया। जब वापस आया 2-3 दिन के बाद अनाउंसमेंट हो गई, जनरल एसके सिन्हा साहब रिप्लेस हो गए, वोहरा साहब ने एज ए गवर्नर चार्ज संभाला। उसके बाद इमीडिएटली लैंड रजिस्ट्रेशन में वोहरा साहब का जम्मू का प्रोग्राम बनता था, मैं 3 दिन पहले जाता था, मैं वहां माहौल सिस्टम बनाता था। उसके बाद कश्मीर में तो हम जुट गए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात को नॉर्मलाइज करने में। तो वोहरा साहब की रहनुमाई में सर फिर 10 साल रेगुलर कॉन्फ्रेंसेस हुई। यूनाइटेड नेशन साउथ एशिया का हेडक्वार्टर बैंकॉक है, वहां मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो फिर 10 साल वोहरा साहब की पैटर्नाइजेशन में जम्मू कश्मीर के कोने कोने चप्पे चप्पे में काम किया। पहली बार 2011 में कोई गवर्नर अनंतनाग गया पब्लिक मीटिंग में, जिसमें आर्मी जनरल थे, जनरल ये अता हसनैन थे, जनरल बिक्रम सिंह थे। तो उस टाइम 2011 में पहली बार आर्मी रिलीजियस लीडर्स को एक ही पब्लिक के लिए लाया इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस पे, और पहली बार गवर्नर किसी पब्लिक मीटिंग में आया। वो गूगल में भी, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो वो अनंतनाग में गवर्नर प्रोग्राम हुआ। तो फिर 10 साल वोहरा साहब की रहनुमाई में हमने पार्टी पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़कर ईमानदारी, नेक नीति और खुलूस के साथ नए देश के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी की कोशिश सर ये रहती थी। हमारा प्रोग्राम ऑल फेथ प्रेयर से शुरू होता था। हमारा प्रोग्राम शुरुआत से थे कि सच में कश्मीरियत के लिए सबसे बड़ा दब्बा है जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी गैप हुई है, जो हम बिछड़ गए आपस में। उस पे प्रैक्टिकल बुनियादों पे काम किया, पूरी तरह से ईमानदारी से। पूरा हमारी कोशिश ये रहती थी कि जम्मू में भी हमारे एबनो थिएटर में 2018 का प्रोग्राम याद होगा, शायद आप भी उसमें थे, जब हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया था, तो उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजा था। तो जनरल जोहरावर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ था, हर सेक्शन और हर तबके के लोग मौजूद थे उसमें पूरी तरह से। तो ये 10 साल वोहरा साहब के दौर में हमने पूरी तरह से काम किया। और साथ साथ में आपको 2014 आ गया। जब 2014 आ गया, अब मैं 2014 पे आऊंगा, तो उस टाइम यहाँ चुनाव आया, लोकसभा चुनाव। तो मैं चंडीगढ़ में था, अविनाश खन्ना जी इंचार्ज जम्मू कश्मीर थे, जुगल किशोर जी प्रेसिडेंट थे, उसके अलावा हमारे कोल साहब जो थे वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे। तो फिर यहाँ उन्होंने बोला कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई प्रेजेंटेबल कैंडिडेट चाहिए। तो फिर रातों रात मुझे चंडीगढ़ से मैं आया, तो दूसरे दिन एक ही दिन में डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके मुझे फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले में खड़ा कर दिया। बड़ी जोरदार कैंपेन चली। आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं जब दरगाह हजरत बल में मेरी स्पीच हुई, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी और उसके कैंडिडेट फयाज अहमद भट्ट को बहरीन के समंदर में डुबो दूंगा। इतनी बौखलाहट हुई थी। तो उसमें एक जोरदार 14 में बीच में से। हाँ बिल्कुल सर, एक 14 में बड़ी जोरदार एक रहा, अच्छे वोट भी लिए। और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, कुछ निराशा भी है, क्योंकि रूठने का हक है इंसान को, रूठने का हक है। तो फिर 3 कैंडिडेट थे लोकसभा में उस टाइम, बारामूला में भी एक था, अनंतनाग में भी था, एक दोस्त हमारा, एक दोस्त श्रीनगर में मैं था। फिर बारामूला का कैंडिडेट वाइस चेयरमैन बन गया इसका हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। तो अनंतनाग के कैंडिडेट को पीआरओ टू डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन जो राजधानी में
फारूकल्ला के खिलाफ लड़ रहा था, तो मैं ऐसे ही था। उसके बाद उसी 14 में मैं आपको बता दूं एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई। तो इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस यहाँ श्रीनगर में हुई, तो मैंने साउथ कश्मीर में दिवसर से बड़े लोग उसमें लाए। पूरे कश्मीर से 122 लोगों की इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जो डायरेक्शन थी दिल्ली में, लेकिन वो मैंने ऑर्गेनाइज की। तो उसमें दिवसर से मैंने 20 लोग लाए थे। तो उसमें से एक मुदस्सिर साहब भी था। तो फिर उस टाइम एक सोच बना कि नहीं, यहाँ पार्टी के अलावा भी हमें पीआरपी बनाने की जरूरत है। तो एक पीआरपी बनी, एक सर पीआरपी बनी। तो पीआरपी बनी, तो जो मेरे 20 लोग इंटेलेक्चुअल लाए थे, इसलिए कि मैंने दिखाया था कि मेरे साथ इंटेलेक्चुअल भी जुड़े हैं देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो हमारे कुछ लोगों ने उनको कहा कि भाई आप छोड़ दो पार्टी वार्टी को, आप 20 में से एक आदमी दे दो हमें कैंडिडेट, जिसको हम पीआरपी के नाम पे खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने उन्हीं 20, क्योंकि पता है कश्मीर पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में हर कोई चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं और मुझे फायदा मिले। उन 20 लोगों ने एक कैंडिडेट दे दिया, मुदस्सिर। तो फिर उन 19 लोगों को बोला कि आप फयाज अहमद भट्ट की उधर देवसर में सपोर्ट मत करो, तो आप मुदस्सिर की सपोर्ट करो। फिर उन्हें मुदस्सिर की सपोर्ट की, और मैं देवसर में खड़ा हुआ था 14 में असेंबली के लिए भी। लास्ट में थे, लेकिन ये मुझे याद है सर कि जो आपकी वो रैलीज निकलती थी, वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत वायरल हो रही थी आपकी वो जुलूस। सर वही है ना, वही दिक्कत हो। मैं बता दूं, एक तो वो जो मेरे साथ थे, शहीद इकबाल शहीद था मेरे साथ, अब्दुल मजीद वानी था मास्टर बिरगाम का, गुलाम नबी, ऐसे 20 लोग थे। उनको कहा गया कि उनको कहा गया कि आप पीआरपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करो। तो बड़े बड़े दिल खराज 2-3 वाक़ा 2014 के इलेक्शन की मैं बता दूंगा आपको। तो उसके बाद मैं कैंपेन कर रहा था, कौंड में बैठा, बड़ी रैलियां, बड़े जलसे, बड़े चीजें। तो एक बार इसके जलसा रखा था रामलाल जी का, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो 6-7 हजार लोग वेट कर रहे थे जलसे का कौंड में, उनका। अब देखो सेटबैक क्या होता है एक कैंडिडेट का। 6-7 हजार लोग वेट कर रहे थे, तो रामलाल को जलसे में आना था। उसमें बहुत सारे लोग, विवेक दारिकर भी पहले पहुंचा था वहां, बहुत सारे लीडर्स पहुंचे थे। तो कुछ लोगों ने यह समझा कि अगर ये रामलाल जी देखेगा कि 8,000 लोग जलसे में है, तो हमने जो मुखालफतें की है वो एक्सपोज हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेलीकॉप्टर ऊपर से घुमाया, तो रामलाल जी को उतरने नहीं दिया जलसे में। और वो एक सेटबैक रहा कि 8,000 लोग वेट कर रहे हैं किसी लीडर का, फिर लीडर नहीं आया, तो उस वजह से एक नुकसान मेरे लिए। तो सर फयाज साहब, यही रीजन रहा कि बीच में फिर आप बहुत साइलेंट हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ? मैं सर बता दूंगा। फिर लीडरशिप ने कहा, फिर मैंने लीडरशिप को कहा कि मेहरबानी, एक मुमताज साहब थे एसएसपी कुलगाम उस टाइम, उसने भी उनको बोला कि कश्मीर में एक न्यूज आई थी कि कश्मीर में पहली बार कोई सीट बीजेपी जीतने की पोजीशन में है, बड़ा माहौल था। तो उसके बाद जब रैना साहब हुआ कि उसमें जीतने की एसएसपी भी दे रहा है, एजेंसीज की रिपोर्ट है कि देवसर में आपका पॉजिटिव माहौल है, लेकिन ऐसे हालात बने, लीडर्स जो आते थे वो खनमल तक आते थे, देवसर में नहीं आने दिया जाता था उनको। तो फिर एक लीडर ने मुझे कहा कि भाई आपकी क्या पोजीशन है? मैंने कहा सर, अगर आप मुझे मदद करते, सच्चे, क्योंकि मुझे फख्र है कि हमारे जो लीडर्स है, नरेंद्र मोदी जी 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जो चुनाव थे उनके एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं कैंपेन कर रहा था। मेरे पास मैं अभी आप व्हाट्सएप पे भेजूंगा। तो फिर मोदी जी ने एक लेटर लिखी जिसमें लिखा कि फयाज, अब मेरे नाम लिखा कि हम कभी भी आपकी कुर्बानियों, आपकी सिंसियरिटी, आपकी काबिलियत को फरामोश नहीं करेंगे, और हर रिगार्ड से आपको देखा। वो लेटर मैं कल अभी भेजूंगा आपको, जो मोदी जी ने 2001 में लिखी जब मैं कैंपेन कर रहा था। लीडरशिप तो बड़ी विजन, क्योंकि उनको पूरे देश को देखना होता है, लेकिन जमीनी हकायक रैना साहब दिल्ली नहीं पहुंचते थे हकीकत में। तो फिर उस टाइम जो है वसाइल रोके गए, हमारे मोदी जी भी कैंपेन के लिए आए। आपको याद होगा, मैं एक फोटो भेजूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी इधर श्रीनगर में, शेर कश्मीर स्टेडियम में। तो चूंकि उस टाइम में लोकसभा, हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है कि लोकसभा कैंडिडेट चाहे हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, लेकिन नेक्स्ट 5 साल तक वो लोकसभा कैंडिडेट हमारा होता है। तो जब मोदी जी, हाँ सर, जब मोदी जी की रैली थी शेर कश्मीर स्टेडियम में, सबसे ज्यादा लोग अगर उस रैली में गए, वो देवसर से गए, फयाज अहमद भट्ट की क़यादत में। फोटो आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास रिकॉर्ड है। तो ये आबिद खान मेरा उस टाइम था पीए, जो आबिद खान थे बाद में बने, तो पीए था हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं रैली में पहुंचा, तो आप आंसू आएंगे आपको सुन के,
मैं पब्लिक मेरे साथ थे कम से कम 3000 लोग दिवसर से, लेकिन उनका लीडर जो था, जो एक तो असेंबली कैंडिडेट दिवसर का, दूसरा लोकसभा कैंडिडेट श्रीनगर का पार्लियामेंट कैंडिडेट, और जलसा था पार्लियामेंट का श्रीनगर में, जलसा था पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर में, मोदी जी का जलसा था। तो ये 3000 लोगों की रहनुमाई करते करते जो बंदा आया, जो लोकसभा कैंडिडेट श्रीनगर था, वो पब्लिक में था, ग्राउंड में था, स्टेज पे नहीं था। एक तो वो जबरदस्त एक जो चीज हुई। तो उसके बाद मुझे लीडरों ने कहा, हाँ सर, उसके बाद कहा कि भाई साहब आपकी दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या पोजीशन रहेगी। मैंने कहा जनाब हमने जीतने के लिए पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। अमित शाह जी का भी आए, लेकिन मैं जब अमित शाह जी का, आपको याद होगा, जावेद कादरी है जो मेरे पीस फाउंडेशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था शुपियान का, उसको मैंने ज्वाइन कराया 2014 में। ये इस पे भी आऊंगा, किस किस को ज्वाइन कराया अभी आऊंगा। तो फिर 2014 में सर जो है ना, उसको ज्वाइन करा दिया जावेद कादरी को, और उस टाइम जिस दिन उसको ज्वाइन कराया, उस दिन मैंने 7-8 लाख का मटेरियल वहां डिस्ट्रीब्यूट किया। तो फिर जावेद कादरी को टिकट जोर लगा के उसको टिकट दिलाई, किधर, शुपियान से। तो फिर जब अमित शाह जी उस शुपियान के जलसे में आए थे, दिवसर का चुनाव खत्म हुआ था, तो मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर था, मैं ही डाइस इंचार्ज था, मैं ही ऑर्गेनाइजर था, मैं सब कुछ था। जो होम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम हुआ था, फैरन पहन के आए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह जी फैरन पहन कर आए थे, मैं कंडक्ट कर रहा था प्रोग्राम, मैं डाइस इंचार्ज था, और पूरी प्लानिंग 1 दिन 2 दिन पहले मैंने उस जलसे की बनाई थी। और आप देखिए कि फिर मुझे लीडर ने बोला कि अब आपकी क्या पोजीशन। मैंने कहा जनाब हमने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा, वसाइल की कमी रही, वरना बहुत पोजीशन अच्छी रहती, लेकिन तब भी मैं कश्मीर में नंबर 1 पर वोट लूंगा। और रैना साहब आपको सब पता है, तो अल्लाह का फजल रहा कि 43 कैंडिडेट्स में से मैंने नंबर 1 पर वोट दिया। जी बिल्कुल। और नंबर 2 पे यही जावेद कादरी आ गया, जिसको मैंने ज्वाइन कराया था शुपियान से। जी। तो उसके बाद हम भी जुड़े रहे काम। उसके बाद मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर रहा बना 2016 में। फिर उन्होंने बोला कि आपको ऐसे श्रीनगर, हालांकि उससे पहले मैं कई बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा था, मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहा, स्टेट सेक्रेटरी रहा, नेशनल सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं आपने एज ए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहना। मैंने कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर, आपको याद होगा, आज भी चेक करना गूगल पे, जो सबका साथ सबका विकास प्रोग्राम हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल इम्पैक्ट रहा, नेशनल लेवल पे जो उधर SKICC में हुआ था, वो कर गया था। हमने निगीन क्लब में कई प्रोग्राम कराए, हमने डाउनटाउन में बड़े प्रोग्राम किए जो आज नहीं होते हैं, हमने बड़ी ज्वाइनिंग्स की। आज साथ जी जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनसे पूछना कि डाउनटाउन में जब प्रोग्राम हुआ तो सारी एजेंसीज ने मना किया, लेकिन वहां जब पहुंचे तो वहां औरतों ने वन गाया जब उनका वेलकम किया साथ शर्मा जी। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर भी हमने पूरी तरह से काम किया, लेकिन कुछ चीजें हो गई रैना साहब। वो ये चीज है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो उसके बाद जब 43 एक मुफ्ती, जब वो गवर्नर साहब को MLC नॉमिनेट करने थे, तो MLA नॉमिनेट करने थे, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, हमारी सरकार बनी थी बीजेपी PDP सरकार, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने क्या किया, अच्छी बात बताऊंगा और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जब लिस्ट भेजा MLCs के लिए, MLA नॉमिनेट कर, उसने हमारी पार्टी के भी नाम भेजे और अपनी पार्टी के भी। तो वोरा साहब ने फाइल वापस भेजी, बोला मुझे सोशल स्टेटस वाले चाहिए, क्योंकि मुझे नॉमिनेट करने हैं, तो मुझे पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल स्टेटस वाले चाहिए। तो जब फाइल वापस आई, उसने सैफुद्दीन भट्ट का नाम भेजा था, उसने इसका जो नाम भेजा था, जो हमारे ये जफर मनास का नाम भेजा था। तो चूंकि ये जफर मनास और सैफुद्दीन भट्ट जी थे, ये ऑलरेडी हमारे पीस फाउंडेशन में काम करते थे, एक्टिविटीज करते थे पूरी, ये सारे लोग, आज भी जो लोग हैं ना, जावेद डार जो है वो पीस फाउंडेशन की बुनियाद है उसकी। ये जो सजाद शाहीन बानहल के, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन का काम देखता था सब लोग। तो उसके बाद जब उनके पास गए, तो ये मेरे पास आ रहे लेटर ले रहे कि इन्होंने वो फोटोग्राफ ले रहे थे जो उन्होंने पीस के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए कॉन्फ्रेंसेस की थी, पीस रैलीज की थी, वो मेरे साथ डाटा मुफ्ती साहब के पास ले रहे थे। तो मुझे भी कहा गया था कि भट्ट साहब आपका नाम नहीं है, क्योंकि आपके पास मेरिट भी है, तो मेरा नाम नहीं भेजा गया था किसी तरह से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, एक चीज बताऊंगा, पॉलिटिक्स में मेरिट चलता है तभी ग्राफ बढ़ता है, तभी ग्राफ बढ़ता है। उसके बाद सर क्या हुआ रैना साहब की, जब मुफ्ती साहब को 2-3 राज्यसभा सीटें में आई कश्मीर में, तो हमारी पार्टी ने शमशेर सिंह मनाज जी को नॉमिनेट किया, जो बहुत बड़ा
कुछ जिसकी बड़ी कुर्बानियां है, कंट्रीब्यूशन है। जी, एज ए जी, युवा मोर्चा प्रेसिडेंट थे वो, मैंने उनके अंडर काम किया, एज ए कश्मीर उनको प्रेसिडेंट किया। स्वागत करें। ना बिल्कुल, मैं बिल्कुल। स्टेट सेक्रेटरी मैंने काम किया उनके अंदर, तो उनको राज्यसभा बनाकर बहुत अच्छा फैसला लिया पार्टी ने। लेकिन जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को 2 सीटें आई, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी के अंदर भी ये बवाल हुआ। किसी ने बोला मैंने 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, किसी ने बोला मैंने कुर्बानियां दी, किसी ने बोला मैंने ये किया। तो फिर मुफ्ती साहब ने वो सोचा, क्योंकि वो वेटरन पॉलिटिशियन था, उसने मीटिंग बुलाई, वो कोर ग्रुप की मीटिंग कॉल बुलाओ, तो वहां बैठेंगे, वहां डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो उसने क्या किया, मुफ्ती साहब ने, उसने बोला कि उसको दर साहब थे उसके पीए, उसको बोला कि आप सीक्वेंस के हिसाब से हारे हुए कैंडिडेटों का लिस्ट बनाओ। उसने ठीक। हारे हुए कैंडिडेटों का लिस्ट बनाया, तो वहां नंबर 1 पर आया नजीर लावई, बोला फाइनल करो। बोला जी, नंबर 2 ठीक। पर कौन है, बोला फयाज मीर है, फाइनल करो। तो वो ठीक हर है। चीज में फिर उसी मेरिट के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से लड़े। दे दिया लेकिन उसने। हमारे हमारे साथ क्या हुआ कि एक तो लोकसभा में लड़ रहा था, 3 कैंडिडेट थे, श्रीनगर का, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर। दूसरी बात, उस 43 कैंडिडेट्स में से सर मैं पहले नंबर पर वोट ले रहा हूँ देवसर से, और दूसरा मेरा फाउंडर मेंबर हूँ, कुर्बानियां है। उसके बाद आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा कि कहीं पर जो हर किसी को फैमिली में भी इज्जत होता है, वर्करों में भी इज्जत होता है। एक फिरोज अहमद खान है सर, कुलगाम का, 2001 में वो मेरा वहां मेरे इलेक्शन में काम कर रहा था, मेरे साथ था। उसको भी थर्ड परसेप्शन आ गया, वो भाग गया बेचारा जम्मू। जी, आज जी। रामबन में रहता है, 3 बेटे हैं। मेरा सोच था रैना साहब स्टार्ट से कि अगर मुझे कोई पोजीशन मिलती, मैं सबसे पहले उन लोगों को देखता, उन लोगों को ढूंढता जिन्होंने सच में घर उजाड़ दिए देश के लिए। उनके जिनने इस बीज बोए। इस इस पार्टी नहीं, इस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने अपने घर उजाड़ दिए मुल्की मफाद के लिए काम करने। मैं कहीं दफ्तर में नहीं बैठता, मैं उनके घरों में जाता, मैं एक एक को घर में से लाकर उनको मैं पूरा एनकरेज करता, ताकि उनके घरों में उनकी इज्जत रहे कि इन्होंने जिस पार्टी में काम किया वो पार्टी मेरिट को, कुर्बानियों को, वो कुर्बानियों को प्रायोरिटी देती है। तो सच में जी। ढूंढते हैं, तो वो चीज मैं अदा करता। आज भी मैं उन लोगों से जुड़ा हूं सर। मैं ट्रेड का मैंने अभी मुझे कुछ ट्रेड की जिम्मेदारी दी थी, तो मुझे प्रभारी बनाने थे डिस्ट्रिक्ट के। मैंने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में उस बंदे को जिम्मेदारी दी जिसने 96 में असेंबली चुनाव लड़ा। मैंने गांधरबल में उस बंदे को दिया जिसने नौकरी छोड़ दी, शेख रशीद को। मैंने कहा उसको इज्जत दे दो, उसको मुकाम दे दो। ये लोग उस वक्त हमारे साथ जुड़े जब हमारे पास इख्तिदार नहीं था, जब हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी, जब हमारे पास पावर नहीं था। ये उस वक्त जुड़े हैं। तो आज हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढे जिन्होंने सब सच में अपने घरों को उजाड़ दिया पार्टी के प्लेटफॉर्म पर देश के लिए। तो ये सर कंटिन्यूअसली सिलसिला रहा। हम जुड़े हैं पूरी तरह से, हम ईमानदारी और वफादारी के साथ जुड़े हैं। हमारे उस्ताद है इस पार्टी में जो बड़े बड़े, परसों मेरा एक उस्ताद कुछ दिन पहले झारखंड का गवर्नर बन गया, संतोष गंगवार, वो हमारे घर आ चुके रहे। तो बहुत सारे लीडर्स जो है टॉप पोजिशंस पे है जिनके साथ हमारा बराह रास्त वाबस्तगी रही। तो हम पूरी तरह से उसी मिशन पे कायम है, उसी पे। लेकिन जहां भी बीच में बहुत सारी चीजें कही गई, जहां भी मैंने काम किया, मैंने संगठन की डायरेक्शन पे सारा काम किया आज तक। मुझे कहीं जो भी रोल दिया गया, मुझे कभी कभी अपोजिशन पार्टियों से भी मिलना पड़ा, उनके लीडर से मिलना पड़ा। बाकी मुझे रोल संगठन तय करता था, मेरा रोल। क्योंकि अटल जी का टाइम हो, आज मोदी जी का टाइम है, बहुत सारे मामलात को पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर देखा जाता है। और पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, मुल्की मफादात को स्ट्रेंथन करने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर भी कई रोल मिले। जैसे श्री श्री रविशंकर को कश्मीर मैंने लाया 2002 में, उसके सारे प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए। यहाँ रामजेठ मलानी कश्मीर कमेटी के चेयरपर्सन रहे, जो आपको पता है कि वो एक बीसी का कितना लेता था, लेकिन फयाज अहमद भट्ट के कहने पर वो कश्मीर में 10 दिन रहता था। वो दिवसर में उतनी बड़ी पर्सनालिटी 2014 में दिवसर में जो टाउन हॉल था, जो टूटा फूटा टाउन हॉल था, वहां पहुंचा, वहां एड्रेस किया सर। तो इसी तरह से दिलीप पटगांवकर, राधा कुमार, MM अंसारी, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको भी यहाँ एक पीस लाइविंग इंटरलोकेटर नियुक्त करता था या कोई रोल अता करता था, लेकिन फयाज अहमद भट्ट उस रोल को इंप्लीमेंट करता था। और आज भी मैं उसी चीज पे कायम हूं, मरते दम तक उसी पे कायम हूं कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वो कश्मीरियत फिर वापस आए, वो प्यार मोहब्बत फिर वापस आए, और वो
जो हमारे भाई बिछड़ गए वो फिर वापस आए इज्जत से, रेस्पेक्ट से, उसके लिए लोगों का मेंटल सेटअप चेंज करना है, यूथ का मेंटल सेटअप चेंज करना है। उस मिशन पे हम आज भी पूरी तरह से कायम है सर। फैयाज साहब, आपने जो बहुत सारी बातें बताई, तो क्या आपको यही लग रहा है कि फैयाज साहब ने जिन लोगों को पार्टी में लाया वो आगे काफी चले गए और फैयाज साहब वहीं और इनको इग्नोर किया गया? सर मुझे सर है ना साहब खुशी है कि आज जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से पहली बार बना अनवर खान साहब। वो जी। पीस फाउंडेशन का मेंबर था। पीस हम्म, फाउंडेशन ने यहाँ एज ए नर्सरी रोल अदा किया। तो जी बिल्कुल। वो 2014 में जब नजमा हफ्तुल्लाह और राम जेठमलानी आई तो वो उस प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजर थे। आज मुझे खुशी है कि वो मोहम्मद अनवर खान को मैंने हाथ पकड़ कर लिया और पार्टी ज्वाइन कराई। आज पार्टी ने जी उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। जी जी बिलाल जी अहमद परे जो मेरे ऑफिस का सारा काम संभालता था पीस फाउंडेशन का, आज हम्म, वो युवा मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव भी बने। जी जी और पूरी तरह से आज पार्टी में मुझे खुशी है कि बिलाल अहमद परे को आज पार्टी ने रोल अदा दिया। आज इंजीनियर जी एजाज जो पीस हम्म, फाउंडेशन का मेंबर था, आज जी वो पार्टी में एक जिम्मेदाराना पद पर है। आज सोफी हम्म, यूसुफ साहब से भी बात करेंगे आप तो वो भी बता हम्म, देगा कि बिल्कुल सियासी बिल्कुल। उस्ताद मेरा फयाज अहमद भट्ट है, वही ब्रिज जी बना, वही मेरे लिए एक रास्ता बना बीजेपी में हम्म, आने के लिए। आज आप जावेद कादरी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। आज मुझे खुशी है कि आबिद खान जो जिसको आज वक्फ का मेंबर भी बनाया कुलगाम में, वो डिस्ट्रिक्ट जी प्रेसिडेंट भी रहे, तो हम्म, मैंने उसको ज्वाइन करा दिया। मेरा जी जी चीफ एजेंट भी रहा 2014 में। तो पार्टी जी ने, जी मैं कहता हूं कि कश्मीर में जितने भी लोग हैं जिनको हम्म, पार्टी प्रेजेंटेबल तरीके से आगे बढ़ा रही है, जिनको हम्म, पार्टी पार्टी पूरी तरह से आज जिम्मेदारियां दे रही है, मेरे लिए खुशी की बात है कि उनके लिए मैंने नर्सरी रोल अदा किया। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे चलाने के लिए, उनको जी मैंने जो 2014 में जब जेपी नड्डा जी आए तो इधर हम्म, ये जो हमारा ये लाला रुख होटल में, उसमें मैंने जी आज भी मेरे पास लिस्ट मौजूद है 22 जी लोगों को जो ज्वाइन किया कराया था उस टाइम। उसमें हिना भट्ट भी थी, जी 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 उसमें डॉक्टर रफी भी थे, हम्म, उसमें उसी दिन अनवर खान भी थे, उसी में हम्म, मैक्सिमम लोग जो उस दिन मंजूर भट्ट जो आज स्पोक्स पर्सन है, जी जी वो हमारे मेंबर था। नजीर गिलकार, ये जो सारे लोग जो प्रेजेंटेबल लोग हैं, एक एक हम्म, करते एक एक करते मेहनत करके, एक एक हम्म, पे कुर्बानियां देकर, एक एक पे दिन रात लगाकर इनको मेंटली तैयार करके पार्टी जो है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि जो नर्सरी फयाज अहमद भट्ट ने बनाई थी, आज हम्म, वही नर्सरी पार्टी के इन जिम्मेदार ओहदों पर पार्टी को यहाँ चला रही है। मुझे कोई जी निराशा नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन हम्म, मेरा एक ही चीज है कि जमीनी हकायक दिल्ली तक पहुंचे और जिन्होंने हम्म, सच में अपने घर उजाड़ दिए, जिन जो जो बैकबोन बने, जिनकी बेपनाह कुर्बानियां, मैं नहीं चाहता हूं, मैंने अभी रफीक सादेक को फयाज अहमद भट्ट ने ज्वाइन कराया था, जो गुलाम मोहम्मद सादेक का बेटा था। एक बार जी अटल जी जी ने कहा मुझे 40 फेस चाहिए सर, कश्मीर में हम्म, मुझे 40 प्रेजेंटेबल फेस चाहिए। और जीएम राजपुरी साहब के घर में मीटिंग हुई, जो बख्शी साहब के टाइम थे जी होम, ये जो लॉ मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर हम्म, थे। तो जो मैंने परसों भी तकरीर में कहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना असेंबली का, उसमें उसके हस्ताक्षर है। तो राजपुरी साहब के घर में 40 लोग प्रेजेंटेबल दे कश्मीर में मुझे दे दीजिए, मुझे खानदानी सियासत का काउंटर करना है, हमें वहां आम लोग चाहिए। तो उसमें रफीक हम्म, सादिक को भी लाया था। लाया एक था। एडवोकेट अकबर खान थे हाई कोर्ट के, जी उड़ी से उसको टिकट दी थी, वो लाया था। उसमें हम्म, पूरी तरह से ये फारूक इंदिरा भी जो आज सुपुक पर्सन है अपनी पार्टी के, वो थे। जी जी ऐसे जी जी हमने 40 लोगों की मीटिंग कराई थी उस टाइम, प्रेजेंटेबल हम्म, लोगों की। अब्दुल रशीद काबली साहब एक एसेट थे, एक रहनुमा थे, जो जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सर मेंबर पार्लियामेंट रहे, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी को भेजना होता था, तो वो अब्दुल रशीद काबली साहब जाते थे। लेकिन फिर जब हमारी सरकार आई, मेरी कोई निराशा नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है, जब हमारी सरकार आई थी, आज आप देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग रिकमेंड होते हैं पद्मश्री के लिए, कौन कौन से लोग स्टेट अवार्ड। आप तो जब जम्मू जाते हैं तो रामबन से जाते हैं ना, वहां एक जी बंदा है, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, तो वहां एक बंदा है जो गोताखोर है, जो डूब जाता है और लाशों को निकालता है। 20 साल से सर वो काम कर रहा है। लेकिन जब कल अवार्ड की बारी आई, उसको इग्नोर किया गया और वहां एक फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड दिया गया, जो कल न्यूज भी एक जर्नलिस्ट ने कही थी। मैं कहता जी हूं, मैं दामन फैला कर कहता हूं कि जमीनी हकाइक दिल्ली तक पहुंचा दो। ये जो पद्मश्री देते हैं, कुछ देते हैं, ऐसे लोगों को दो जिनको सब जानते हैं।
ऐसे लोगों को दो जिन्होंने कुर्बानियां दी है। गलतियां तो होती है, हजरत आदम से भी गलती हुई, गलतियां होती है जिंदगी में, यहाँ दूध का दूल्हा कोई जिंदगी में लेकिन ऐसे लोगों को इज्जत अफजाई दो, ऐसे लोगों को मुकाम दो। ये जो हर चीज को सियासी आईने से मत देखो। तो ये अब्दुल काबली साहब की जो मैं बात कर रहा था, जो एक ऐसा वेटरन आदमी था, तो खामोश है, हमारे साथ नेशनल थॉट के लिए काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के लिए काम कर रहा है। उसने कुर्बानियां दी है और उसने गोली खाई है काबली साहब ने पूरी तरह से। तो मेरी सर रोज अव्वल से रहना साहब कोशिश ये थी, मैं जोड़ने वाला इंसान हूं, मैं तोड़ने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने आज तक कहीं साबित नहीं करेंगे मैंने किसी की मुखालफत की है। मैं मुखालफत में यकीन नहीं रखता हूं, मैं तोड़ने में यकीन नहीं, मैं जोड़ने में यकीन रखता हूं। मैं चाहता हूं कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस इंसान को दुनिया में भेजा तो कम से कम इस चीज का लिहाज करे, ख्याल करे कि वो ऊपर वाले को नाराज ना करे। कोई बड़ा ओहदेदार है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है संगठन की तरफ से, उस पर फर्ज आयद होता है कि वो चेक करे कहीं कुर्बानी इग्नोर ना हो, वो चेक करे कहीं मेरिट इग्नोर ना हो, वो चेक करे कि किसी का गला ना घोटे। मैं शेर इसमें बता दूंगा आपको, पत्ता पत्ता राजदा है मेरा, जरे जरे पे मैंने रखी है ज़बान। मैं कुछ तंग नजर लोगों के लिए अजनबी जरूर हूं, लेकिन देश और दुनिया के सब नजारे मुझे जानते, जिसके लिए मैंने पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देश के लिए काम किया है। पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हर लिहाज से काउंटर किया है, यहाँ हर तरह की वायलेंस का काउंटर किया है, लोगों के इंटेलेक्चुअल्स को पीस के नाम पे, नेशनल इंटीग्रिटी के नाम पे दर्जनों कॉन्फ्रेंसेस में एक प्लेटफॉर्म पर लाया है पूरी तरह से, और उसमें हर लिहाज से कामयाबी। मैं अभी पिछले बार दिल्ली गया था, वहां वोहरा साहब से मिला, आपको पता कि कितना विजनरी काबिल इंसान है, और उसने गले लगाया और आंसू आ गए उसको। मैंने कहा सर आप क्यों रो रहे हैं? बोला मुझे इसलिए आंसू आए हैं कि मुझे आपकी कुर्बानियां, आपका काम, आपकी डेडिकेशन, आपकी काबिलियत मेरे दिमाग में और मेरे जहन में है, लेकिन दुख इस बात का है कि इग्नोर क्यों हो रहा है ऐसे लोगों का रोल, जो सच में सच्चे दिल के और वसी सोच के इंसान। सही सर, सही, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि मैं ये जो बातें आप बता रहे हैं मैं इनको अच्छी तरह से समझता हूँ कि कैसे इग्नोर किया गया फयाज अहमद साहब को। तो फयाज साहब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि 1 घंटा हो गया हमारे बात करते हुए। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अभी बताइए कि अभी जो आपका पीस जेके पीस फाउंडेशन जो है अभी क्या काम कर रही है, और किस तरह से अभी आप माहौल देख रहे हैं कि जब एब्रोगेशन हुआ 5-6 साल से कश्मीर का कैसे आपको फर्क लग रहा है, कैसे हुआ है, और क्या ये आगे आने वाला माहौल जो है कैसा होगा? सर बेसिकली पीस अल्लाह का फजल है कि पीस फाउंडेशन एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन जिसको मान्यता दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इस वक्त एलिजिबल हर लिहाज से। तो हमारे मैं आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, आज जो लद्दाख में हिल डेवलपमेंट के चेयरमैन है एडवोकेट ताशी गिल्सन, वो हमारे लद्दाख के पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, थोड़ा ये भूल गया था मैं बताना आपको। तो इस वक्त भी जरूरत है, जरूरत इस चीज की है कि हमें एक मैकेनिज्म जरूर बनाना है। हमारे जितने भी फैसले हुए ठीक हुए, आज अमन का माहौल है कश्मीर में। आज हमारे बच्चे 30 के 30 दिन स्कूल जाते हैं। आज हमारे दुकानदार का दुकान 30 के 30 दिन खुला रहता है। आज एक अमन का माहौल जो नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में बना, ये अप्रिशिएबल रोल है। इसकी हमें हर तबके के लोगों को सराहना है, करनी चाहिए। आज जो वायलेंस को लोगों ने खैरबाद किया, जो हर तरह के जो मतलब जम्मू कश्मीर मुखालिफ, देश मुखालिफ जिसको ये खैरबाद किया, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें यहाँ के लोगों का रोल एक्टिवेट करना है, हमें यहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल एक्टिवेट करना है, हमें एक मैकेनिज्म बनाना है जिस मैकेनिज्म के जरिए हम लोगों का एतमाद बहाल करें। मेरिट्स ऑफ पीस एंड डिमेरिट्स ऑफ वायलेंस लोग समझ चुके हैं। मेरिट्स ऑफ पीस एंड डिमेरिट्स ऑफ वायलेंस जो है, डिमेरिट्स ऑफ वायलेंस का तबाही, वायलेंस की तबाही, उसके डिमेरिट्स लोग देख चुके हैं। हजारों घर उजड़ गए, बस्तियों की बस्तियां राख के ढेर में तब्दील हो गई, और कम्युनिटीज आपस में बिछड़ गई। वो तो डिमेरिट्स ऑफ वायलेंस। मेरिट्स ऑफ पीस जो है, मेरिट्स ऑफ पीस तो लोगों को मिल रहे, आज बिजनेस भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहे हैं, सुकून से लोग घरों में रह रहे हैं। लेकिन अब उस चीज के लिए अभी भी हमें इस चीज में नहीं रहना है कि हमें उस चीज को
मिलिट्स ऑफ पीस को आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए, लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत है, जो मैकेनिज्म हम बनाए और जिसमें हमारे जो कम्युनिटी जो हमसे बिछड़ गई, जिसके बगैर, जिस कम्युनिटी के बगैर कश्मीरियत इनकम्प्लीट है, और उस कम्युनिटी का भी कहना सही है। वो कम्युनिटी भी कहती है कि हम तब आएंगे जब कश्मीरी लोग सड़कों पर निकले, जब सच में ये चीज लगे कि कश्मीरी महसूस करे कि मैं इनकम्प्लीट हूं कश्मीरी पंडित भाई के लिए, के बगैर उस चीज को सर, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। जो उसके लिए काम कर रहे थे, उनके रोल को एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैं आज पीस फाउंडेशन की बात करूंगा। वसाइल की कमी के कारण जो हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास बहुत परेशानियां हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला रहे हैं पूरी तरह से। तो उस चीज को देखते हुए हम रेगुलर हमारे प्रोग्राम में भी आपको बुलाया करूंगा, क्योंकि आप एक नुमाइंदा है जम्मू कश्मीर के, एक विजनरी हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के। खोसा जी आप बुजुर्ग हो गए, किशन कुमार, आप कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के एक अजीम और विजनरी नुमाइंदे हैं कश्मीर में, जो यहाँ की सिचुएशन को, हर चीज को समझने की सलाहियत रखते हैं। हम आगे वाले प्रोग्रामों में आपको बुलाया करेंगे और मिलके हम जम्मू कश्मीर की जो अटल जी ने नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, जिसको हमने मंत्र बनाया, उसके लिए हम मिलके काम करें और कम्युनिटीज के बीच जो गैप है उसको फिल अप करने के लिए मिलके काम करें। बहुत बढ़िया आपने बात बताई है सर। तो अंत में सर ये पूछना चाहूंगा अपनी तरफ से, आपको इन कम्युनिटीज को जो बिछड़ी हुई है, इनको मैसेज क्या रहेगा? सर मैं इन कम्युनिटीज को मैं जुड़ा हूं सर, मैं ईमानदारी से जुड़ा हूं, और मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज के जो लोग हैं पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पर, जो एक विजनरी लोग हैं, जो भाईचारे में यकीन रखते हैं, जो शफकत और मोहब्बत में यकीन रखते हैं, जिनका एजेंडा पॉलिटिक्स नहीं है, कि वो किसी भी जो ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम होता है उसको आदमी पॉलिटिकली अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस्तेमाल ना करे। जो ये एक बहुत बड़ा एक जो है ना, वो मतलब जो कम्युनिटीज बिछड़ गई, ये कश्मीरियत के लिए एक जबरदस्त धचका है, ये कश्मीरियत के लिए एक जबरदस्त नुकसान है, जिससे कश्मीरियत मगसक हुई है पूरी दुनिया में। इस कश्मीरियत को दोबारा वापस लाने के लिए, इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं हर कम्युनिटी के लोगों को ये बताता हूं कि वो पीछे छोड़ दे, वसी सोच और बड़े दिल का मुजाहिरा करे, कि इस भाईचारे को, इस शफकत और मोहब्बत को दोबारा आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हर कम्युनिटी पॉलिटिक्स को एक साइड छोड़कर एक रोल अदा करे, ताकि हम उस कश्मीरियत को फिर दोबारा वापस लौटा दे, जो कश्मीरियत पूरी तरह से आज हम जिसके हम पूरी तरह से आज हर कोई अपनी अपनी जगह शर्मिंदा है पूरी तरह से। आप देखिए अभी जो आपका माइग्रेशन डे था, मैंने एक प्रोग्राम आज किया, जो भी कश्मीर से माइग्रेंट हुआ है, जो भी कश्मीर से माइग्रेंट, उसके हर एक के आंखों में आंसू था। कितना ऐशो अशरत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन इस भाईचारे के बगैर हर कश्मीरी पंडित अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करता है, वो खुश नहीं है। वो महसूस कर रहा है कि जब भी किसी 7 स्टार कल्चर में कश्मीरी पंडित बैठा होता है, लेकिन जब उसको कश्मीर और कश्मीरियत याद आती है, उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। और इसका मतलब यह है कि वो कश्मीरी मुसलमान के साथ मोहब्बत करता है, और कश्मीरी मुसलमान भी कश्मीरी पंडित से मोहब्बत करता है। लेकिन ये चीज वापस लाने के लिए गवर्नमेंट को भी एक अच्छा रोल अदा करना चाहिए, और हम लोगों को भी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि अब तो हम भी 50 के ऊपर हो गए, तो अब जिंदगी भी कितनी रही, लेकिन हम चाहते हैं कि जिंदगानी में हम उस कश्मीरियत को फिर वापस लौटा दें, जो कश्मीरियत 89 से पहले हमसे छिन चुकी है, 89 के बाद हमसे छिन चुकी है, उसको हम वापस लौटा दें। ये फयाज अहमद भट्ट साहब का लास्ट में उन्होंने जो कमेंट किया है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर फिर 89 से पहले जैसा बने, जैसे हम आपस में आपसी भाईचारा और हम आहंगी के साथ रहते थे कश्मीर में, वैसे फिर से एक दौर जल्दी आ जाएगा, मुझे तो पूरा विश्वास है फयाज साहब। तो सर आगे हमने आपसे बहुत सारी चर्चाएं भी करनी है, लेकिन चूंकि समय बहुत आज जा रहा है, 1 घंटा और 10 मिनट के आसपास हो गया है, तो आज आपसे इतना ही विदा लेते हैं। और साथ में सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट भी करें कि जो फयाज साहब ने जो आज बातें की हैं, आपके क्या विचार हैं
जरूर कमेंट करके हमें बताएं। फयाज साहब, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रैना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने जो टाइम निकाला और मुझे अपने जज्बात, जो सच में मेरे दिल के जज्बात है, लोगों तक पहुंचाने का मौका दिया। और अगर इसमें कोई कमी खामी रही होगी, कोई गलती रही होगी, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं। लेकिन चलते चलते एक बात कहूंगा, क्यों लड़े आपस में हम, हर एक संग मेल पर, इसमें नुकसान शहर तेरा भी और मेरा भी है। और जैसे शायर ने कहा कि एक होता हूं तो बन जाता है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग, हर कम्युनिटी, वो किसी भी कम्युनिटी से वाबस्ता हो, वो तोड़ने का काम ना करे, वो जोड़ने का काम करे। और जोड़ना ही सबसे बड़ी इबादत है, जिसके लिए जो हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, तो हम सब मिलके इस जम्मू कश्मीर को फिर पूरी तरह से जो हमारी भाईचारा है, जो हमारा कश्मीरियत है, उसको वापस लौटाने के लिए हम जोड़ने का काम करें। और अगर कोई तोड़ने पे काम करता है तो हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। बाकी शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया, आज सच में मेरा दिल खुश हो गया। तो आइंदा आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारा ऑलरेडी पुराना रिश्ता एक्टिवेट हुआ है, उसको हम हर लिहाज से मजबूत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और शफकत से हम ऊपर वाली की रजा के लिए, जम्मू कश्मीर की इंटीग्रिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब। थैंक यू। आदाब।